हेलो एवरीवन, ये हमारा पार्ट 5 है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबलिंग लॉ। तो हमारा आंसर होगा द राइट्स विच आर अवेलेबल अंडर द जनरल लॉ सच लॉ रेस्ट्रिक्ट्स और एंड्स देम। मतलब जो कि जनरल लॉ के अंदर जो राइट्स हमारे अवेलेबल होते हैं उनको ये लॉ क्या करता है, डिसेबल कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उनको एंड कर देता है, तो उसको डिसेबलिंग लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो क्या है इसका, डायरेक्ट मैं आपको आंसर दे देती हूँ। देखिए क्या था हमारा प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, तो देखिए आंसर, बाय वन जजमेंट द अदर जजमेंट इज मेड इन इफेक्टिव फ्रॉम फ्यूचर बट इट्स प्री इफेक्टिवनेस इज नॉट अफेक्टेड। ये क्या कहते हैं, एक जजमेंट के द्वारा जो दूसरा जजमेंट है उसको इन इफेक्टिव कर दिया जाता है फ्यूचर से, लेकिन जो इसकी प्री इफेक्टिवनेस है, पहले के टाइम में जो जजमेंट आया है उस समय जो ये इफेक्टिवनेस रखता था वो अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जो दूसरा जजमेंट आया है उससे पहले वाले जजमेंट की इफेक्टिवनेस फ्यूचर से ख़त्म कर दी जाएगी, जो होता है ओवर राइडिंग। क्या था उसका पूरा नाम, ये देखिए, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर से ओवर रूलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, व्हाट इज मीन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय विच द राइट्स ड्यूटीज पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर असर्टेन। यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉ जिसके द्वारा ऑफिसर्स की, अथॉरिटीज़ की, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस, राइट्स, ड्यूटीज़ और पावर को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, ऑर्डनरीली विच इफेक्ट शुड बी गिवन टू अ न्यू स्टैट्यूट। न्यू स्टैट्यूट्स में कौन सा इफेक्ट दिया जाता है, तो देखिए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा, फ्यूचर से ही प्रभावी होगा। ठीक है, ऑर्डनरीली विच इफेक्ट शुड बी गिवन, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसमें हम चारों ही स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए, नो स्टैट्यूट कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड, ओनली बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द लैंग्वेज ऑफ सर्टेन स्टैट्यूट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन बी गिवन टू इट। ये तो सही है, जैसे कि अगर किसी सर्टेन स्टैट्यूट को आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है तो आपको एक एक्सप्रेस प्रोविज़न देना होगा उसमें कि यहाँ से, मतलब ये वाले प्रोविज़न रेट्रोस्पेक्टिवली वर्क करेंगे, या ये एक्ट पूरा, ये स्टैट्यूट पूरा रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, है ना। इसका आपको एक एक्सप्रेस प्रोविज़न उसमें देना होगा। ऑर्डिनरीली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज गिवन टू ए न्यू स्टैट्यूट, बिल्कुल सही भाई। जनरली हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही दिया जाता है, किसी भी स्टैट्यूट को रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देते। द लेजिस्लेचर कैन नॉट गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू द पीनल लॉज एंड टैक्सेशन लॉज। लेजिस्लेचर जो है वो पीनल लॉ और टैक्सेशन लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकती, राइट। तो हमारा रॉन्ग कौन सा हुआ, नो स्टैट्यूट कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, टू विच लॉज ओनली बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन बी गिवन बाय द लेजिस्लेचर। मतलब किस लॉ में एक्सप्रेस प्रोविजन के द्वारा ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है। देखिए, प्रोसीजरल लॉ में, एविडेंस लॉ में, लिमिटेशन लॉ और डिक्लेरेटरी लॉ में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्वेंटी 7 देखिए, व्हेन देयर इज 1 मिनट, when there is inconsistency or contradiction between the national law and international law, which law should be enforced। देखिए, जबकि इनकन्सिस्टेंसी हो या कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो
एक सिविल लॉ के अंदर, मतलब एक नेशनल लॉ के अंदर और इंटरनेशनल लॉ दोनों के बीच में, तो कौन सा लॉ इन्फोर्स किया जाएगा? तो हमारा जो नेशनल लॉ है, मतलब जो सिविल लॉ है, उसको इन्फोर्स किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन और इनकन्सिस्टेंसी इन टाइटल, मतलब हेडिंग एंड द वर्ड्स ऑफ द सेल डीड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन बिटवीन दीज टू विच शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। क्या कहना है, जब भी कोई इन कॉन्ट्राडिक्शन या इनकन्सिस्टेंसी हो इन द टाइटल एंड द वर्ड्स ऑफ सेल डीड, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई सेल डीड है, उसके वर्ड्स में और उसके टाइटल दोनों के बीच कोई इनकन्सिस्टेंसी है, तो इन दोनों में इम्पोर्टेंस किसको दी जाएगी? तो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी ना, वर्ड्स ऑफ द सेल डीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इन विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द हिस्टोरिकल प्रिंसिपल दैट द पार्लियामेंट हैज़ द सोवराइन पावर to amend the constitution, but such amendment cannot be made if it demolishes the basic structure of the constitution। देखिए कह रहे हैं कि किस लीडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो सॉवराइन की अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल प्रिंसिपल आया था, मतलब ऐतिहासिक एक जजमेंट था जिसमें ये बोला था कि प्रियम्बल को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही नष्ट हो जाए। ऐसा किस में कहा गया था? तो देखिए केसेस के नाम, हमारा था ये केस केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का केस। ठीक है, 1973। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन विच लीडिंग केस इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट अ कंपनी इज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। किस लीडिंग केस में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है? इन अ केस फॉर्मर जजमेंट मे बी रिवर्स्ड एंड इफ एनी पार्ट ऑफ ए स्टैट्यूट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन इट मे बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए, कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, इन ए केस फॉर्मर जजमेंट रिवर्स किया जा सकता है, एंड इफ़ एनी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, यदि कोई स्टैट्यूट का कोई पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको इनवैलिड घोषित किया जाएगा। ये सब किस में कहा गया है? तो किस में कहा है? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस केस में ये सारी चीज़ें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच लीडिंग केस व्हेन एंड वेयर द मिस्चीफ रूल in which leading case when and where the mischief rule or removal of defect rule was propounded, मतलब मिस्चीफ रूल को या रिमूवल ऑफ डिफेक्ट को किस में propound किया गया? तो क्या था केस का नाम? हिडन्स केस, ऑप्शन नंबर 1 हिडन्स केस, ये 1584 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, अमॉन्ग इज द फॉलोइंग विच आर मेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। कौन कौन से मेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है इन सब में से? तो देखिए, लिटरल और ग्रामेटिकल रूल सही है, मिस्चीफ रूल भी होता है और रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स रूल इसका नाम है। थर्ड है लॉजिकल रूल एंड गोल्डन रूल। ठीक है, तो लिटरल और ग्रामेटिकल, मिस्चीफ रूल और रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, थर्ड है लॉजिकल रूल एंड गोल्डन रूल, ये सारे ही रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अमॉन्ग इज द फॉलोइंग हु हैज़ नो राइट टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स। फॉलोइंग में से किसके पास राइट्स नहीं होता स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने का? देखिए, कोर्ट्स के पास, न्याय पंचायत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर के पास और ट्रिब्यूनल्स के पास। तो होता कोर्ट्स के पास होता है, न्याय पंचायत के पास होता है, ट्रिब्यूनल्स के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर के पास स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने का राइट नहीं होता। ठीक है, इंटरप्रेट करने का राइट्स कोर्ट के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, when there is no harmony between the two or more provisions of a statute then while interpreting it which rule shall be followed। ये क्या कह रहे हैं कि जबकि दो स्टैट्यूट्स के दो प्रोविजंस के बीच कोई हार्मोनी नहीं होती तो इंटरप्रेट करते हुए कौन सा रूल फॉलो किया जाता है? हार्मोनियस रूल या इंटरप्रिटेशन रूल फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, रिगार्डिंग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोविजंस अमॉन्ग इज द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट आर करेक्ट।
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, वेरियस प्रोविजंस रेलिवेंट स्टैट्यूट शुड बी रीड एज होल। ये क्या कह रहे हैं कि जो भी रेलिवेंट स्टैट्यूट्स हैं उनके वेरियस प्रोविजंस को पूरे रूप में पढ़ा जाना चाहिए। सेकंड है, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इट रेलिवेंट द मीनिंग ऑफ वन प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड with reference to the other provisions of that statute. Third है, interpretation of the statute should be done in such a way that as far as possible there remains harmony amongst all the provisions. There should not be clash between them and none of the provisions should be ineffective or meaningless. और फोर्थ है, every provisions of the statute should be read in such a way that various provisions are डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हार्मोनियस रूल में ही सारी ही चीज़ें आती हैं। देखिए, दोबारा देख लीजिए, रिगार्डिंग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन विच स्टेटमेंट करेक्ट। तो वेरियस प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट्स जो भी हैं उनके जितने भी सारे प्रोविजंस हैं कई तरीके के, उनको एज ए होल पढ़ना चाहिए, सबको मिलाकर एक मानो। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इट रेलिवेंट मीनिंग ऑफ वन प्रोविजन शुड बी इंटरप्रिटेड विद रेफरेंस टू अदर प्रोविजंस। रेलिवेंट बनाने के लिए एक प्रोविजन के मीनिंग को दूसरे से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, दूसरे के रेफरेंस में लिंक करते हुए उनको इंटरप्रेट करो। थर्ड क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन शुड बी डन इन सच ए वे दैट एज फार एज पॉसिबल देयर रिमेंस हार्मनी। मतलब जहाँ तक संभव हो दोनों सारे प्रोविजंस के बीच हार्मनी होनी चाहिए, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी जो प्रोविजन है वो इनइफेक्टिव या मीनिंगलेस ना हो। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एवरी प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट शुड बी रीड इन सच ए वे। इस तरीके से स्टैट्यूट के सारे प्रोविजंस को, प्रत्येक प्रोविजन को पढ़ा जाना चाहिए दैट वेरियस प्रोविजंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि सारे ही प्रोविजंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहीं तक हम इस पार्ट को रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का। थैंक यू।